आप दिल्ली जाएं तो दिल्ली में एक जगह है मंडी हाउस। उस मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन पे उस बंदा बहादुर की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है। अपने बच्चों को दिखाएं और बताएं कन्वर्जन का खेल ये आज से नहीं चल रहा, बहुत साल पहले से चल रहा है। तुम किसके डर से कन्वर्ट कर रहे हो? आज तो तुम गिनती में भी ज्यादा हो, सत्ता में भी तुम हो, व्यवस्था में भी तुम हो। तुमको डराए हुए लोग डरा रहे हैं और आप ये नहीं कह पा रहे कि हम तो जब नहीं डरे तो तुमसे अब हम डरेंगे। अपने इतिहास को अगर पढ़ा दिया जाता, इसीलिए सत्ताओं पे बैठने वालों ने आपको वो इतिहास नहीं बताया कि अगर आप अपना इतिहास जाग जाते, आप उसको समझ जाते, तो वो सत्ता के ऊपर 19 साल और 16 साल कभी नहीं बैठ पाते। पहली बार आपको देश में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बिना लाग लपेट के लोग बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं। जो भी मिले चौराहे चौराहे गली गली पूछिए जाकर के कि जिस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली में जिस स्विमिंग पूल में छलांग लगा करके स्विमिंग करते थे, उसी स्विमिंग पूल में लॉर्ड माउंटबेटन के जीजाजी छलांग लगाते थे। मुकाबला किसका हो रहा है? जिनसे सुबह यह पूछा जाता था कि नेहरू जी आप सुबह नाश्ते में क्या लेंगे, कौन कौन से अखबार पढ़ेंगे, ये यहां क्रांति कर रहे थे। एक शख्स अंडमान में साल में एक बार चिट्ठी लिखता था और नारियल से उसको तेल निकालने का हुक्म दिया गया था। लोग आज उससे तुलना कर रहे हैं अपनी। हजारों ऐसे वीरों को इस देश में कभी महान नहीं बताया गया। स्थिति थोड़ी सी बदल गई है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि अगर इस सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि सावरकर को भारत रत्न मिलेगा, तो लोगों के पेट में दर्द है। सावरकर को भी मिलेगा। सावरकर के बाद जिन लोगों का नाम लेने से लोग शर्माते, अब उनको भी मिलेगा। और अभी आपने सिर्फ घोषणाएं की हैं, काम तो बहुत स्लो शुरू हुआ है। ये जो बौखलाहट है, जो ये नारे लगा रहे हैं कि हमें चाहिए जिन्नावाली आजादी, जो जेएनयू में 10 रुपए मकान का किराया नहीं दे सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भारत को नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, वो जो चिकन नेक खिलाता है उसको हम अलग कर देंगे। किस गलतफहमी के शिकार हो? ये 2020 का भारत है। जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं कि सत्ता बदली है लेकिन समाज नहीं बदला, मैं कहता हूं समाज बदला है, बाद में सरकार बदली है। इसलिए ध्यान रखना और जरा धीरे से। यह मत समझना कि अब बहुत सारे आका बैठे हुए हैं तुम्हारे। जेएनयू में एक 3 दिन पहले रात के 2 बजे तक बोल के आया हूं मैं। यहां कह के आया, तुम्हें सरकारों का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें व्यक्ति का विरोध करना है, तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें किसी कानून का भी विरोध करना है, वो भी अधिकार है। लेकिन यह नारा इस वक्त इस देश का 90 करोड़ सनातनी किसी से पूछेगा नहीं। इसको उकसाओ मत, इसको प्रवोक मत करो। इसका 5000 साल पुराना डीएनए अभी भी इसको रोक रहा है। अभी इन्होंने 2 ही भेजे हैं। ये जो ख्वाहिश है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो ये नारे लगाएगा उन्हें ध्यान रखिएगा, सनातनी का दिमाग 1000 साल के बाद सही जगह आया है। अभी सिर्फ ये गलत बटन दबा रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गलत चीज इसके हाथ में आ गई तो ध्यान रखना, जिनको भारत के टुकड़े करने की ख्वाहिश है उनके टुकड़े नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए। इसलिए ऐसा नहीं है कि खुली छूट है तुम्हें राष्ट्र को तोड़ने की, राष्ट्र को चुनौती देने की। राष्ट्र को जो चुनौती देगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो कोई भी हो, वो अगर हमारे बीच में से भी किसी लोगों की ख्वाहिश हो गई है, हम उसको भी नहीं बख्शेंगे। कोई भी हो वो, उसकी क्या विचारधारा है, उसकी क्या पार्टी है, हमसे नहीं मतलब नहीं है। राष्ट्र उसके बाप का नहीं है, राष्ट्र हमारा है। ये तकलीफ है कि ये देश पुरानी परंपराओं पर लौट रहा है, इसलिए डराना चाहते हैं। उनको लग रहा है शाहीन बाग डरा देगा। अरे पड़ोसी मुल्क ने तो अपनी मिसाइल का नाम शाहीन रखा है, हमने तो उससे भी नहीं डरते। और कैसे आपके समाज के दबाव में सरकारें पूरी राष्ट्र की पॉलिसी बदल देती हैं।
इसका भी एक ही बात नजारा बताना चाहता हूं। यह घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि सरकार कुछ करती नहीं है। जब आप लोग खड़े होते हैं तो सरकार मजबूर होती है करने पे। ऐसा नहीं है। इसी सरकार ने, हम 50 साल से सुनते सुनते थक गए, भारत की पॉलिसी है कि हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। यह दुनिया का ऐसा देश है जो यह मानता है कि आक्रमण करने के बाद हम जिंदा बचेंगे और फिर हम करेंगे। यह महामूर्खता का महान पाखंड हमने आदर्शवादी वाक्य लिख रखा है कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे। अरे कम से कम जो हमला करने के आ रहा हो उसको तो रोक सकते हो। एक ही घटना ने, ये जो खलबली मची है इसके पीछे 370 35 है और CAA की फुल फॉर्म नहीं है। तकलीफ कहीं और है, बता कुछ और रहे हैं। 370 35 पे निकाह हलाला और राम मंदिर पे एक तरफा फैसला, और CAA आने के बाद इसने विदेश नीति बदल दी भारत की। कहा कि हमें जहां दुनिया में पता चलेगा कि भारत की प्रभुसत्ता पे कोई हमला करने वाला है, उसके हमला करने से पहले हम उस पे हमला कर देंगे। और कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, वो कह रहे घर में घुस घुस के मारेंगे, वो कहते ये तो बकता रहता है, ऐसा ही है। उनका फिर कह रहा है, लोगों ने सीरियस नहीं लिया, वो सीरियसली बालाकोट चला गया। एक बालाकोट की घटना ने पूरे विश्व को यह मैसेज दे दिया है कि भारत अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अगर अमेरिका 9/11 होने के बाद बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी यूएनओ की परमिशन के उसको लगा आतंकवादी इस देश से आए थे, उसने दुनिया की किसी पंचायत में नहीं गया कि हमें क्या करना चाहिए, दोनों मुल्कों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा ये तो कुछ, इन्होंने रास्ता वही पकड़ लिया है। ये बालाकोट नहीं गए हैं, बालाकोट पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है। ये करके चले गए, तब उन्हें पता चला क्या करा इन्होंने। ये डर इसलिए है कि आपने तमाम ऐसे आदर्श वाक्य जो खामखा लिख रखे थे, जिसका कोई अर्थ नहीं था, आपने कहा जो जिस भाषा को समझेगा उसे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और यह बदलाव ऐसे नहीं हुआ। आप यह मत समझिए कि आपके देश को इतना ताकतवर हो गया कि पूरी दुनिया खामोश है। छोटी छोटी बात कैसे बदलती है, यह संतों से सीखिए। हो सकता है ये संत, मैं दिनेश जी को उसमें से माइनस कर देता हूं, मेरी भाषा ना बोलें, लेकिन ये पहले ऐसे संत में देख रहा हूं कि इनका हाथ और मुंह दोनों एक साथ चलते हैं। इसलिए स्थायी शांति चाहिए। शांति की हमें बड़ी चिंता रहती, शांति चाहिए, शांति चाहिए। भीख मांगने से कुछ नहीं मिलता है। अगर स्थायी शांति चाहिए तो समय समय पर शक्ति का प्रदर्शन करते रहिए, दुनिया आपको स्थायी शांति देगी। एक छोटी सी घटना ने पूरे देश दुनिया की साइक आपके प्रति कैसे बदली है, क्योंकि आपने उस पुरुषार्थ को दिखाया है जिसके आप वंशज हैं। इस देश में हजारों राष्ट्राध्यक्ष इस देश में आते थे, उन्हें ताजमहल घुमाया जाता था, उन्हें कुतुब मीनार बताई जाती थी। वो भी यही समझते थे कि यही देश होगा, यही पहचान होगी उनकी। और जाते वक्त भारत का राष्ट्रपति अपने साथ भोज कराता था, और जाते वक्त उनको उनकी पहचान के रूप में कि भारत की पहचान क्या